नमस्कार मित्रों, विकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। हम करेंट अफेयर्स में आज चर्चा कर रहे हैं हम कि जो पेपर में वर्ड्स आते हैं ना, जैसे आजकल देखिए एक वर्ड आया हुआ है, बड़ा कॉमन सा चल रहा है कि रश्मिका मंदाना वाले केस में क्या हुआ है कि फ़ोटो वीडियो एडिट करके उनका फ़ोटो लगा दिया गया, उनका वीडियो बना दिया गया है। तो इसको डीप फेक तकनीकी कहते हैं, जब इलीगल तरीके से किसी की फ़ोटो, किसी का सर काट दिया गया, वहाँ दूसरे का सर लगा करके और वीडियो क्लिप तैयार कर दी गई, उसको डीप फेक तकनीकी कहा जाता है। ये वीडियो एडिटिंग की तकनीक है, तो ये इलीगल है। क्या है सर? इलीगल है। दंडात्मक कार्रवाई इस पर होगी, जो लोग पकड़े जाएंगे। तो ऐसे ही तमाम वर्ड रोज़ आते हैं, उनमें हम चर्चा करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए बैरल में आता है, रोज़ आता है कि बैरल में तेल का दाम घटा बढ़ा, ऐसे फिर से डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, जूनोटिक रोग, जीनो ट्रांसप्लांट, ठीक ना, PIL, इसी तरह से तमाम वर्ड आते रहते हैं। तो हम एक हेडिंग से शुरुआत करेंगे सर कि समाचार पत्रों से शब्द और उन शब्दों का क्या अर्थ है। समाचार पत्रों से शब्द और उनका अर्थ क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। और इसमें हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे सर, केवल एक बेसिक जानकारी जो हमारे काम भर की। हमारे गांव में कहा जाता है कि जैसन देवता वैसन पूजा। तो जितनी ज़रूरत है हम उतना ही पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत डीप में हमें नहीं जाना, रिसर्च नहीं करनी है। लेकिन एक बेसिक जानकारी हो कि कोई हमसे कहे कि IPO क्या होता है तो हम उसको 2 लाइन बता सकें, FPO क्या होता है 2 लाइन बता सकें, पेनी स्टॉक क्या होता है 2 लाइन बता सकें, डीप फेक पॉलिसी तकनीकी क्या होती है बता सकें, फिर से मान लीजिए क्राउड फंडिंग क्या होती है बता सकें। आजकल ये बहुत वर्ड कॉमन है, दिन भर सोशल मीडिया पे भी आप सुनते हैं। तमाम इन्फ्लुएंसर क्या है बता सके, TRP क्या है बता सके, OTT क्या है बता सके। तो इसी तरह से कुछ कलेक्शन आपके सामने रखा जा रहा है, और ज़्यादा जानकारी नहीं, केवल बेसिक जानकारी कि हमारा काम चल जाए, ठीक है ना। बेसिक जानकारी कि कोई हमारे सामने मान लीजिए कह दे कि CBDC क्या है, कोई हमसे कह दे MSP क्या है, तो हम कंफ्यूज ना हो, एक बेसिक जानकारी उसको दे सकें। तो हमें बेसिक जानकारी इसके बारे में रखनी है मित्रों। तो देखिए पहला वर्ड मेरे सामने है बैरल। रोज़ हम न्यूज़ में देखते हैं कि तेल का दाम इतना रुपया, इतना डॉलर बैरल से इतना डॉलर प्रति बैरल हुआ। तो बैरल क्या है साहब? धारिता की इकाई है। क्या है? धारिता की इकाई है। और जानते हैं एक बैरल जो होता है ना, एक बैरल होता है उसमें 159 लीटर होता है। क्या होता है सर? 159 लीटर होता है, 159 लीटर होता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल वगैरह की कीमतें किस पे निर्धारित की जाती हैं? बैरल से। किससे की जाती हैं? बैरल से। फिर देखिए अगला वर्ड है सर CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सामान्य भाषा में हमने इसे ई-रूपी नाम दे दिया, ई-रूपी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया सर? ई-रूपी। ये भारत की पहली डिजिटल मुद्रा है। क्या सर? भारत की पहली डिजिटल मुद्रा है। यानी ये कोई भौतिक मुद्रा नहीं होगी, ये क्या होगी? डिजिटल मुद्रा होगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है सर 1 दिसंबर 2022 को ई-रूपी की शुरुआत हुई। इसकी गवर्निंग अथॉरिटी कौन है? जैसे बाकी रुपए की होती है, कौन है साहब? RBI है। कौन है? RBI है, ठीक है सर। ये है हमारी पहली डिजिटल करेंसी। अब एक प्रश्न आपके सामने आ सकता है सर कि आखिर डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है? बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी है, ई-रूपी क्या है? डिजिटल करेंसी है। तो ध्यान रखना है मित्रों, डिजिटल करेंसी पे गवर्नमेंट का अधिकार होता है, गवर्नमेंट के नियम लागू होते हैं। क्रिप्टो करेंसी पे किसी का कोई नियम लागू नहीं है। क्रिप्टो का मतलब ही होता है गुप्त। तो जो गुप्त है उसके ऊपर कौन सा नियम है? उस पर किसी का न तो अधिकार है, न तो किसी का कोई उस पर अधिकार है, न कहीं आप कंप्लेन कर सकते हैं, ना उसके बारे में किसी को कुछ जानकारी है। लेकिन डिजिटल करेंसी किसके अधीन काम करेगी? सेंट्रल बैंक के अधीन काम करेगी। किसके अधीन? RBI के अधीन काम करेगी सर। आगे देखते हैं सहकारिता मंत्रालय। पहले नंबर तो देखिए सहकारिता मतलब होता है सहकारी संस्था, मतलब होता है कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हम बहुत पहले से चली आ रही हैं। भारत में सहकारिता का जनक फ्रेडरिक निकोल्सन को कहा जाता है। किसको कहते हैं साहब? सहकारिता का जनक फ्रेडरिक निकोल्सन को कहा जाता है। किसको कहते हैं साहब? फ्रेडरिक निकोल्सन को कहते हैं, ठीक है ना। भारत में सहकारिता का जनक फ्रेडरिक निकोल्सन। सहकारिता अधिनियम कानून लाया था 1904 में, कौन? कर्जन लाया था सर। तो और 1997 में
97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता भी दे दी गई थी हमारे देश में। तो चलिए हम सहकारिता मंत्रालय का बात करते हैं। ये 2021 में बनाया गया और पहले सहकारिता मंत्री बने अमित शाह। कौन बना साहब? अमित शाह। कौन बने? अमित शाह, ठीक है ना। चलिए, अब सहकारिता होता क्या है, तो इसका मतलब समझिएगा, लोगों का जितना अंशदान होता है किसी संस्था में उसके हिसाब से उनको स्वामित्व दिया जाता है। कोई एक निजी व्यक्ति या कोई सरकारी संस्था स्वामित्व में नहीं रहती है, संस्था के लोग ही स्वामित्व में होते हैं। जैसे अमूल इंडिया भारत की सबसे बड़ी सहकारी संस्थाओं में से एक है। तो ध्यान रखेंगे साहब, सहकारिता मंत्रालय बना 2021 में, अमित शाह जी पहले सहकारिता मंत्री बने। इसी के साथ साथ याद रखिएगा साहब, जल शक्ति मंत्रालय जो आजकल बहुत चर्चा में है, जल शक्ति मंत्रालय हमारे वहाँ कब बना साहब? 2019 में। कब बना? 2019 में। एमएसपी पे चर्चा करते हैं साहब, बहुत ही ज्वलन टॉपिक है। एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है ना। फसल बोने से पहले, ध्यान रखेंगे, फसल बोने से पहले उसका प्रमोशन करने के लिए कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा फसल बोए, एमएसपी निर्धारित कौन करता है? CACP। कौन निर्धारित करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कौन जारी करता है साहब? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग फसलों का एमएसपी निर्धारित करता है। वर्तमान में 23 फसलों का एमएसपी निर्धारित किया जाता है साहब। कितनों का? 23 फसलों का। अभी देखिए, ये जो CACP है ना, ये 1985 में बना था सर, ध्यान रखना है। 23 फसलों का एमएसपी निर्धारित करते हैं। दो मेन फसलों का ध्यान रखिएगा। धान का एमएसपी इस समय साहब 2183 रुपये है और गेहूं का 2275 रुपये है। कितना है सर? 2275 रुपये है। कितना है? 2275 रुपये है। अब आगे देखते हैं साहब, विमुद्रीकरण या नोटबंदी। तो नोटबंदी हमारे देश में अभी हाल ही में मई में हुई है। मोदी जी के समय में 2 बार नोटबंदी हो चुकी। कितनी बार साहब? 2 बार नोटबंदी हो चुकी है मोदी जी के समय में। पहले नोटबंदी हुई थी 1946 में, फिर दूसरी बार नोटबंदी हुई 1978 में, तीसरी बार 2016 में, चौथी बार 2023 में। अगर आपसे कोई कहता है कि आखिर नोटबंदी करने का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखेंगे साहब, नोटबंदी का 2 उद्देश्य है। काला धन रोका जाए, काला धन क्या किया जाए? रोका जाए, और नकली नोटों को रोका जाए। क्या किया जाए साहब? नकली नोटों का प्रचलन रोका जाए, इसीलिए नोटबंदी की जाती है। मोदी जी 2016 में 500 और 1000 रुपये का नोट बंद किए थे और 2023 में कितने का किए? 2000 रुपये का नोट बंद किए। चलिए साहब, अब देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ये भी वर्ड सर बड़ा कॉमन है। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है सर कि अवैध रूप से, ध्यान रखिएगा सर, अवैध रूप से, लॉन्ड्री में होता क्या? कपड़ा धुला जाता है। तो अवैध रूप से काले धन को सफ़ेद बनाना। काले धन को क्या करना साहब? सफ़ेद बनाना। अवैध रूप से काले धन को सफ़ेद बनाना। तो ये जब काम कैसा होगा साहब? इल्लीगल होगा। क्या होगा? इल्लीगल होगा। तो इसको रोकने के लिए कानून बनाया गया। इसको रोकने के लिए क्या बनाया गया साहब? कानून बनाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। कौन सा कानून बनाया गया? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया 2002 में। तो उससे क्या किया जाएगा? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का प्रयास किया जाएगा। मीठी क्रांति साहब शुरू की गई है किसके लिए? शहद उत्पादन में वृद्धि के लिए। किसके लिए? शहद उत्पादन में वृद्धि के लिए। GI टैग, तो GI का मतलब होता है साहब जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है साहब? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये 1999 के अधिनियम द्वारा लाया गया, ठीक है ना। और पहली बार 2004 में दार्जिलिंग चाय को GI टैग दिया गया। इसकी अवधि साहब 10 साल की होती है। GI टैग कितने समय के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए दिया जाता है। जैसे अब ये दिया क्यों जाता है, तो ध्यान रखेंगे, स्थानीय उत्पादों के संरक्षण और संवर्धन के लिए। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बात बताऊं कि काला नमक चावल पूर्वांचल में सिद्धार्थनगर जिले में बहुत पहले से होता है।
सैकड़ों साल से लोग इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन जब इसे काला नमक चावल को जीआई टैग दिया गया, काला नमक चावल को क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया, और काला नमक चावल महोत्सव वगैरह मनाया गया सर, तो नतीजा क्या हुआ, काला नमक चावल की डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ी तो जानते हैं किसानों को फ़ायदा हुआ, रेट अच्छा मिलने लगा, तो एक पहचान भी हुई। अब तो आप कहीं भी बताएंगे कि काला नमक चावल हमारे वहाँ होता है तो लोग जान जाएंगे, ठीक है ना। ये फ़ायदा है जीआई टैग का। तो किसानों का क्या होगा, और ज़्यादा लाभ होगा, और उसको प्रमोशन मिलेगा, किसको, काला नमक चावल को। अब आप बासमती के साथ साथ भोजन में देखेंगे काला नमक चावल भी आपको मिलेगा, क्योंकि उसको एक टैगिंग मिल गई कि ये क्या है, अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है साहब, अगला देखते हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र, ये जानते हैं तटों को दिया जाता है, किसे देते हैं साहब, समुद्र तटों को देते हैं। किसको देते हैं, समुद्र तटों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 में फ्रांस में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, फ्रांस में। इसमें अंतर्राष्ट्रीय रूप से कई देश इसमें शामिल हैं। अब तक भारत में 12 तटों को, ध्यान रखिएगा, भारत में कितने तटों को, 12 तटों को यह प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। इसे देखिए फ़ायदा क्या है, इससे पर्यटन में भी फ़ायदा है, पर्यावरण संरक्षण भी हो रहा है, ठीक है ना। तो अच्छे तटों को स्वच्छता के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। भारत में कितने को दिया गया है, 12 तटों को। कहाँ से शुरू हुआ, फ्रांस से। चलिए साहब आगे देखते हैं। लिथियम का भंडार, तो लिथियम देखिए सबसे हल्की धातु है, Li कहते हैं इसको। क्या है साहब, सबसे हल्की धातु है लिथियम, आजकल बहुत चर्चा में है। इसका भारत में पहला भंडार कहाँ मिला, रियासी में, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे साहब, रियासी में, जम्मू कश्मीर में। और देखिए पहले से ही साहब हम लिथियम किससे खरीदते रहे हैं, पहले से हम लिथियम किससे खरीद रहे थे, चीन से खरीद रहे थे। किससे खरीद रहे थे, चीन से, क्योंकि दुनिया में लिथियम का सबसे अधिक स्टोरेज और सबसे अधिक उत्पादन किसके पास है, चीन के पास। और इसका इस्तेमाल कहाँ है साहब, जो इलेक्ट्रिक बैटरी हैं उसमें, इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं साहब उनमें लिथियम आयन बैटरी बनाई जाती है। कौन सी बैटरी, लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल खूब चल रहा है सर, इलेक्ट्रिक वाहन खूब ज़्यादा चल रहे हैं, इसीलिए इसकी डिमांड है। और हमारे वहाँ कहाँ से खोजा गया है, रियासी में खोजा गया है पहला वाला, ठीक है ना साहब। आगे देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF, ये दावोस में इसकी मीटिंग हर साल होती है। दावोस कहाँ है साहब, स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में। ध्यान रखेंगे, विश्व आर्थिक मंच ऐसी संस्था है ना जो प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के संस्थाओं के मतलब आपस में कोऑपरेशन से बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। ठीक है सर, क्या करती है कि बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। और इसकी स्थापना 1971 में हुई और इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना 1971 में हुई। इसका मुख्यालय कोलोन स्विट्ज़रलैंड में ही है साहब। कहाँ पे है, कोलोन स्विट्ज़रलैंड में है। और हर साल इसकी मीटिंग, ध्यान रखिएगा, कहाँ होती है, दावोस स्विट्ज़रलैंड में ही होती है। चलिए साहब अब देखते हैं MSME उद्योग की परिभाषा। तो जानते हैं M से होता है माइक्रो, माइक्रो मतलब सूक्ष्म उद्योग, इस S से स्मॉल मतलब लघु उद्योग, और M से मीडियम मतलब मध्यम उद्योग, और इस इंटरप्राइजेज होता है। इनकी परिभाषा, तो इनकी जो नवीनतम परिभाषा है तो साहब 3 तरह से है। अगर सूक्ष्म उद्योग है तो 2 तरह से परिभाषा है, अधिकतम निवेश कितना कर सकते हैं और टर्नओवर कितना है। तो अधिकतम निवेश इसमें सूक्ष्म उद्योग में 1 करोड़ रुपए है, और टर्नओवर कितना है साहब, 5 करोड़ का। कितने करोड़ का, 5 करोड़ का। कितने करोड़ का है साहब, 5 करोड़ का है। ठीक है सर। और जब लघु उद्योग की बात करेंगे सर, जब लघु उद्योग की बात करते हैं सर, तो 10 करोड़ और 50 करोड़ हो जाता है। लघु उद्योग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें निवेश हो जाएगा 10 करोड़ अधिकतम, और टर्नओवर हो जाएगा 50 करोड़। और मध्यम उद्योग की बात करेंगे सर, तो निवेश हो जाएगा 50 करोड़
और टर्नओवर होगा 250 करोड़। कितना हो जाएगा? 250 करोड़ मैक्सिमम लिमिट है। तो देखिए याद करेंगे, 1 पंजे 5, 10 पच्चे 50, 50 पच्चे 250। तो याद रखेंगे 1 पच्चे 5, 10 पच्चे 50 और 50 पच्चे 250। ठीक है ना। ये है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा। सूक्ष्म उद्योग में निवेश अधिकतम 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़। लघु उद्योग में निवेश अधिकतम 10 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़। और मध्यम उद्योग में निवेश अधिकतम 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। आगे देखते हैं, विमुद्रीकरण या नोटबंदी। तो ये हो चुका है सर, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, गिग अर्थव्यवस्था। आजकल सर ये नया कॉन्सेप्ट है, कौन सा? गिग अर्थव्यवस्था। इसमें न तो कोई नौकरी, देसी भाषा में समझिएगा, इसमें न तो कोई नौकरी पाने वाला है, नौकरी पाने वाला है और न नौकरी देने वाला, न नौकरी देने वाला, फिर भी बिजनेस हो रहा है। न तो इसमें कोई नौकरी पाने वाला है, न तो कोई नौकरी देने वाला है। जैसे देखिए ओयो है, अब ओयो होटल है, होटल आपका है, जगह आपकी है, पैसा कस्टमर का लगा है। ओयो क्या करती है? केवल कोरिलेशन मेंटेन कराती है, उसका वो कमाई करती है। जैसे देखिए ओला या उबर है, गाड़ी आपकी है, तेल आपका है, ड्राइवर आपका है, केवल पैसेंजर आपको एक लोकेशन मिलेगा, मैसेज आएगा, आप वहाँ जाएंगे, पैसेंजर को पिक करेंगे, पहुँचाएंगे, अपना कमीशन काट के कंपनी आपको पैसा वापस दे देगी, आपको पैसा देगी। और क्या होगा इसमें मामला? ये भी नहीं आप ज़बरदस्ती कह सकते कि हमको रोज़े काम दीजिए। स्विगी जोमेटो हैं, क्या है, इनके पास एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, आपके होटल से खाना लेते हैं, किसी को पहुंचाते हैं, अपना कमीशन करते हैं। तो साहब, और पहुंचाते भी किससे हैं? पहुंचवाते भी एक दूसरे आदमी से है। गाड़ी किसकी है? उसकी अपनी है। ड्राइवर कौन है? उसका अपना है। कंपनी केवल डील करने का पैसा ले रही है। ये क्या है साहब? इसी को गिग अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे ओला, ऊबर, ओयो, जोमेटो। तो इसमें नौकरी भी, न तो कोई नौकरी देने वाला है, न तो कोई नौकरी पाने वाला है। स्विगी, ये सब किसके उदाहरण है साहब? तो गिग अर्थव्यवस्था के हैं। किसके हैं? गिग अर्थव्यवस्था के हैं। देखिए अगला पॉइंट है पूंजी स्कीम। पूंजी स्कीम क्या होता है? चिट फंड कंपनियों द्वारा, चिट फंड घोटाला कह सकते हैं, सीधा सीधा चिट फंड घोटाला। 21 दिन में पैसा डबल करती है कौन? अनुराधा। 21 दिन में पैसा डबल, आप फिल्म देखे होंगे फिर हेरा फेरी। 21 दिन में पैसा डबल करते हैं और आपका पैसा लेके भाग जाते हैं। क्या होता है साहब? यही होता है पूंजी स्कीम। क्या होता है? पूंजी स्कीम। चिट फंड घोटाले को ही पूंजी स्कीम कहा जाता है साहब। क्रोनी कैपिटलिज्म। तो देखिए पढ़ी लिखी भाषा में कहते हैं ना कि सरकारी नीतियों पर उद्योगपतियों का प्रभाव होना या हस्तक्षेप होना। जैसे हमारे देश में बार बार आरोप लगाया जाता है कि भाजपा सरकार अंबानी और अडानी के दबाव में आके काम करती है, उनके अनुसार नियम बनाती है। तो यही है कि अगर मान लिया जाए एक तरफ अंबानी है, एक तरफ अडानी है, बीच में सरकार है, तो ये दबाव बन रहा है। इसी व्यवस्था को कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। क्या कहते हैं? क्रोनी कैपिटलिज्म। जब सरकारी नीतियों पर उद्योगपतियों का प्रभाव, इसे क्या कहते हैं? क्रोनी कैपिटलिज्म। अगला पॉइंट है साहब स्वीट शेयर्स। जब कोई कंपनी घाटे में चल रही होती है ना, कंपनी किस में चल रही है? घाटे की कंपनी है। किसकी कंपनी है साहब? घाटे की। तो वो अपना शेयर जानते हैं किसे बेचती है? तो शेयर अपना ना कर्मचारियों को ही बेच देती है। किसको बेच देती है? कर्मचारी को बेच देती है। किस दाम में? सस्ते दाम में। तो जानते हैं क्या होता है? उसके शेयर भी बिक जाते हैं और कर्मचारी भी शेयर खरीद लिया है तो शेयर होल्डर हो गया है, तो मन से काम करेगा। हो सकता है कंपनी बूस्टअप कर जाए, आगे चली जाए। इस व्यवस्था को स्वीट शेयर कहते हैं। और ये उदाहरण खूब हम लोग देते हैं। हम लोग का दोस्त, आपका कोई दोस्त हो, आपका दोस्त कहता है यार मोबाइल मेरा 8,000 रुपये में मैं बेच रहा हूँ, दूसरे के लिए 8,000 है, तू सेकेंड हैंड में लेना चाहता है, तेरे लिए 6,000 का है। तो ये स्कीम हम किसको देते हैं? अपने लोगों को देते हैं। लेकिन जानते हैं कब देते हैं? जब हमारा मोबाइल 8,000 में नहीं बिक रहा होता है, तब 6,000 का स्कीम देते हैं। कहने का मतलब क्या है? कंपनी
घाटे में चल रही है, उसका शेयर कोई विश्वसनीयता से नहीं खरीद रहा है, तो क्या करती है, अपने शेयर कर्मचारियों को अपने ही कर्मचारियों को कम दाम पे बेच देती है कि कर्मचारी शेयर होल्डर हो जाए, कुछ पैसा भी निकल जाएगा और उम्मीद है कि कर्मचारी हमारे साथ जुड़ा रहेगा, हो सकता है कि हम बूस्टअप कर जाएं। क्या कहा जाएगा साहब, स्वीट शेयर कहा जाएगा। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर, क्या होता है साहब, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी पहली बार ना शेयर मार्केट में सूचीबद्ध होती है, क्या होता है साहब, पहली बार शेयर मार्केट में आती है कंपनी, तो धन जुटाने के लिए IPO जारी करती है। इसके लिए जारी करती है साहब, धन जुटाने के लिए, इसी को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है साहब। पेनी स्टॉक देखते हैं। ये जानते हैं सस्ते शेयर होते हैं, सस्ते, कभी कभी लाभ भी दे जाते हैं, लाभ वाले, लेकिन स्टेबिलिटी इनकी कोई नहीं होती, स्टेबल नहीं होते हैं। सस्ते शेयर जो होते हैं उन्हें ही पेनी स्टॉक कहा जाता है। क्या कहते हैं, पेनी स्टॉक। हमारे देश में मान लीजिए 10 रुपये तक के शेयर, 10 रुपये तक का शेयर जो होता है ना, उसको पेनी स्टॉक कहते हैं। और ज़्यादातर छोटे निवेशक इसमें पैसा लगाते हैं पेनी स्टॉक में। सुरक्षित नहीं है, लेकिन बिजनेस करने वाले करते हैं इसका। पेनी स्टॉक क्या होता है, सस्ते शेयर होते हैं, अधिकतम 10 रुपये तक के शेयर होते हैं। ठीक है साहब। आगे देखते हैं। सरोगेसी एक किराए की कोख है साहब। सरोगेसी का मतलब क्या होता है, किराए की कोख, यानी सरोगेट मदर हुआ तो क्या हो गया, किराए की माँ। ठीक है ना, किराए की कोख। तो हमारे देश में इसीलिए ना अच्छा बुरा किसी भी तरह का कोई नियम नहीं है। अभी हमारे देश में कोई नियमावली बहुत स्पष्ट रूप से इसके लिए नहीं बनाई गई है। बस इतना ध्यान रखना है, सरोगेसी मतलब किराए की कोख। ठीक है साहब। IVF टेक्नोलॉजी, तो देखिएगा आजकल दिन भर आप प्रचार देखते हैं कि इंदिरा IVF है, तो ये IVF है, वो IVF है। तो IVF मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखिए जितने भी वर्ड हम आपसे बता रहे हैं, सब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो रेगुलर ये वर्ड को आते रहते हैं। IVF मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या परखनली शिशु, परखनली शिशु। ठीक है। भारत विश्व में पहली परखनली शिशु लुईस को माना जाता है और भारत में हर्षा को माना जाता है। आम बोलचाल में हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं साहब, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए अभी आपसे बोल रहे हैं ना, जितने वर्ड हैं रेगुलर पेपर में आते हैं, बस आप ध्यान दीजिए। और हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि एक बेसिक जानकारी इन सब वर्ड्स की हमको होनी चाहिए। जैसे मान लिया बादल फटना, इस साल बहुत कॉमन रहा, बहुत ज़्यादा बादल फटे। पर्वतीय राज्यों में हमेशा घटनाएं कहाँ होती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। कहाँ होती हैं साहब, पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। और बादल फटने का सेंस क्या होता है, मूसलाधार बारिश। कैसी वर्षा, मूसलाधार वर्षा। जब 1 घंटे में साहब 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाए, कितनी वर्षा हो जाए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाए, तो इसी को बादल फटना कहते हैं, क्लाउड बस्ट कहते हैं। कहाँ होता है साहब, पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। इस साल हिमाचल प्रदेश में आपने खूब सुना होगा। अभी अक्टूबर महीने में आपने सुना कि सिक्किम में बहुत दुखद रहा, सेना के कई जवान इसमें मतलब शहीद हो गए। ठीक है साहब। अगला है सूखा। इस साल सूखा की स्थिति भी एल नीनो के कारण खूब रही। तो सूखा क्या होता है साहब, तो इसकी एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये है कि औसत वर्षा जो कहीं पे होती है, औसत वर्षा के 75% से कम वर्षा होना, से कम वर्षा को क्या बोल देते हैं साहब, सूखा बोल देते हैं। कम वर्षा को क्या कह देते हैं, सूखा कह दिया जाता है। मान लीजिए आपके वहाँ 120, ऐसे समझिएगा आपके वहाँ 120 सेंटीमीटर एवरेज वर्षा होती है। अब इस साल क्या हुआ, 120 का 75 कर लीजिए, यानी 3/4 काट दिया। 90 सेंटीमीटर से कम वर्षा अगर इस साल हो गई तो उसको सूखा मान लिया जाएगा। तो यानी एवरेज वर्षा के 75% से कम वर्षा हो जाए तो उसे क्या बोला जाएगा साहब, सूखा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सूखा। अभी देखिए केरल में चर्च में विस्फोट हुआ है, इसमें IED का प्रयोग किया गया है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। यानी
रोज़मर्रा के सामानों को ही ना बम की तरह से बना करके इस्तेमाल कर लेना। जैसे आपने देखा होगा टिफ़िन बम, साइकिल बम, कार बम, यहाँ तक कि मानव बम, ये सब क्या है साहब, आईईडी में आ जाएगा। क्या आ जाता है, इसी तरह की चीज़ें बना दी जाती हैं, टिफ़िन बम, कार बम, साइकिल बम, ऐसा बना दिया जाता है। तो ये सब किस में आ जाता है, आईईडी में आ जाता है। आतंकी इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी तमाम जगह घटनाएं हो रही हैं, आतंकी घटनाएं। तो देखिएगा इसमें न्यूज़ में ऐसे आता है कि आईईडी इस्तेमाल किया गया, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। ठीक है ना सर। अब देखिए आरडीएक्स, ये भी विस्फोटक है साहब। इसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ये विस्फोटक है साहब। क्या है, विस्फोटक है। इसका भी इस्तेमाल कौन करते हैं, आतंकी करते हैं। और जानते हैं इसे मेटल डिटेक्टर नहीं पकड़ पाता, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, प्लास्टिक विस्फोटक। क्या बोलते हैं साहब, प्लास्टिक विस्फोटक। इसका और दूसरा नाम है साहब T4। इसे T4 भी कई देशों में कहा जाता है। इसका एक और नाम है साहब साइक्लोनाइट। क्या नाम है, साइक्लोनाइट। तो देखिएगा कि ये प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है, T4 भी कहा जाता है, साइक्लोनाइट भी कहा जाता है। और इसका क्या नाम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। और इसे कोई भी डिटेक्टर पकड़ नहीं पाता। ठीक है सर। आगे देखते हैं वाइट लेबल गुड्स। देखिए सर, वाइट लेबल यानी जिस पे ब्रांड का नाम न लिखा हो, जिस सामान पर ब्रांड का नाम न लिखा हो, ब्रांड का नाम न हो, उसे क्या बोलते हैं, वाइट लेबल गुड्स कहते हैं। ये बहुत कॉमन है। छोटे स्तर पे जो व्यापारी होते हैं इनका काम ऐसे ही होता है। कैसे काम करते हैं, वाइट लेबल गुड्स बना करके करते हैं। इसी तरह से साहब होता है वाइट लेबल एटीएम। जब कोई ऐसा एटीएम हो कि किसी बैंक का न हो, किसी बैंक का एटीएम न हो, किसी बैंक का एटीएम न हो, तो उसे साहब वाइट लेबल एटीएम कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइट लेबल एटीएम कहते हैं। ठीक है सर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। और देखिए मैं जितने वर्ड बता रहा हूँ सभी वर्ड साहब देखिएगा न्यूज़ में अक्सर आते रहते हैं। समान नागरिक संहिता, हमारे वहाँ अनुच्छेद 44 में इससे संबंधित व्यवस्था की गई है। किस अनुच्छेद में, 44 में। और एकमात्र राज्य है गोवा जहाँ पर ये लागू है। ठीक है ना, जहाँ पर ये लागू है। एक लाइन में बस ध्यान रखना है, यहाँ केवल अगर ये यूसीसी लागू हो जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो राज्य के कानून जो होंगे वही सर्वमान्य होंगे। और जो धार्मिक कानून होंगे साहब, धार्मिक कानून होंगे वो क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रभावहीन हो जाएंगे। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि यूसीसी में क्या होगा, समान नागरिक संहिता में क्या होगा, भाजपा सरकार के एजेंडे में है मामला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। और फ़ायदा क्या होता है इससे, केवल राज्य का कानून मान्य होता है, किसी धार्मिक कानून की कोई मान्यता नहीं होती। इसका प्रोविज़न किस अनुच्छेद में है, 44 में है। और किस राज्य में लागू है, केवल गोवा में। आगे देखते हैं साहब स्मॉग। आजकल दिल्ली का वातावरण देख ही रहे हैं। ये देखिए स्मॉग होता क्या है, स्मोक और फॉग, इन दोनों का संधि कर दिया गया है। देखिए इसमें से 2 वर्ड ले लिए, अक्षर ले लिए गए, इसमें से 2 अक्षर ले लिए गए। तो स्मोक मतलब धुआं, अब प्लस फॉग मीन्स कोहरा, ये दोनों मिला करके बन गया स्मॉग। ये क्या है, धुंध। ये है क्या साहब, वायु प्रदूषण है। क्या है, एक प्रकार का घातक वायु प्रदूषण है। क्या है साहब, एक प्रकार का वायु प्रदूषण है। इस समय दिल्ली में स्थिति बहुत ख़राब है। तो आपने देखा होगा ऑड इवन जैसी योजना इस समय चलाई जा रही है। ठीक है साहब। अगला देखते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप। ऐसा स्टार्टअप जिसका व्यापार $1 बिलियन से अधिक हो जाए, $1 बिलियन से अधिक हो जाए। जैसे आपने देखा होगा फिजिक्स वाला .com, ठीक है ना, या तो आपने फिजिक्स वाला देखा होगा, या चलिए स्पोर्ट यूनिकॉर्न में देख लेते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग, कौन सी है साहब, चेन्नई सुपर किंग्स। क्या है, ये भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। क्या है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। चलिए साहब आगे देखते हैं। देख रहे हैं सारे वर्ड आ रहे हैं पेपर में।
अब आप पेपर पढ़िएगा, इसको समझने के बाद तो आपको समझ में बहुत सारी चीज़ें क्लियरली आएंगी। और भी वर्ड्स जो आते रहते हैं आपको वीडियो मिलता रहेगा इसका। छठी अनुसूची, तो संविधान की 6वीं अनुसूची में जानते हैं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। तो 4 राज्यों में लागू है, एटीएम, स्क्वायर, ऐसे याद रखेंगे। किन राज्यों में लागू है? 4 राज्यों में, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, तो जानते हैं 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन देखा जाता है। तो इसमें 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को देखा गया है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। जानते हैं कैसे याद रखिएगा? एटीएम स्क्वायर, एटीएम का स्क्वायर, आसानी से याद रहेगा, एटीएम स्क्वायर। अभी देखिए हाल ही में 6ठी अनुसूची में मांग किसको शामिल करने की मांग की जा रही थी? तो लद्दाख को शामिल करने की मांग की जा रही है। किसको? लद्दाख को शामिल करने की मांग की जा रही है। लद्दाख को शामिल करने की मांग की जा रही है, ठीक है। तो किन राज्यों में है? इसे होगा क्या? स्वायत्त जिला परिषदें बनती हैं। क्या होता है? स्वायत्त, स्वायत्त समझते हैं ना, ऑटोनॉमस जिला परिषदें बनती हैं जो अपना निर्णय स्वतः ले सकती हैं, इससे विकास होता है, ठीक है ना। तो 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल किए जाने के लिए मांग की जा रही थी। और नाम सुने होंगे प्रसिद्ध वैज्ञानिक सोनम वांगचुक, वो भी इसमें धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है सर। आगे देखते हैं। आजकल तो सबसे खतरनाक नाम हुआ है ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये 1956 में बना। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में होगा। कहाँ पे होगा साहब? नई दिल्ली में होगा। ये वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है ईडी। किसके अधीन काम करती है साहब? ये रोज़ सुनते हैं आप, वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। और इसका काम क्या है? वित्तीय अपराधों की जाँच करना। इसका काम क्या है साहब? वित्तीय अपराधों की जांच करना। किसकी जांच करना साहब? वित्तीय अपराधों की जांच करना। तो ध्यान रखिएगा, ईडी किसकी जांच करती है? वित्तीय अपराधों की जांच करती है। किसके अधीन काम करती है? वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है। कब बनी? 1956 में बनी, ठीक है ना साहब। ब्लैक मनी या काला धन, ये भी सर रोज पेपर में आता है। तो ब्लैक मनी मतलब ये ना समझिएगा, पहली लाइन में ऑप्शन में ही दिया रहेगा अवैध है, तो अवैध धन नहीं है साहब। ब्लैक मनी अवैध है, लेकिन आप उससे सामान खरीद सकते हैं, अवैध मुद्रा नहीं होती है, आप जो चाहे सामान खरीद सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखना है, ऐसी मुद्रा जिस पर कोई कर न दिया गया हो, कोई टैक्स नहीं दिया गया हो, इसे क्या बोलते हैं साहब? ब्लैक मनी बोलते हैं। जिस पर कोई टैक्स न दिया गया हो उसे क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन यही देगा कि अवैध मुद्रा होती है, लेकिन किसी पैसे पे थोड़े लिखा होता है कि ब्लैक मनी है। बस ब्लैक मनी वो है जिस पर कोई कर न दिया गया हो। मनी लॉन्ड्रिंग हो चुका है सर। आगे देखते हैं पॉक्सो एक्ट। तो पॉक्सो एक्ट जो है साहब है 2012 में लाया गया। 18 से कम के बालक के साथ अगर यौन अपराध हो रहा है, लड़का या लड़की के साथ कोई यौन अपराध हो रहा है, तो उसके लिए सज़ा के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? पॉक्सो एक्ट बनाया गया है साहब। तो 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के साथ अगर कोई सेक्सुअली अपराध होता है, यौन अपराध होता है, तो क्या हो जाएगा साहब? उस किस कानून से सज़ा दी जाएगी? पॉक्सो एक्ट से। SC/ST एक्ट ये 1989 में बना था, ठीक है ना। अनुसूचित जाति एवं जनजाति संरक्षण अधिनियम इसको कहा जाता है, 1989 में बना था। हमारे वहाँ लोग ऐसे कह देते हैं कि हरिजन एक्ट है। तो ये कब बना था साहब? 1989 में बना था। SC/ST व्यक्तियों के संरक्षण के लिए। इसमें ध्यान रखना है कि ये किस पे केवल लगेगा? जनरल और OBC के व्यक्ति पे लगेगा। SC/SC में झगड़ा हो तो नहीं लगेगा, ठीक है ना। ST/SC में झगड़ा हो तो नहीं लगेगा। SC OBC में होगा तो OBC पे लग जाएगा, SC जनरल में होगा तो SC जनरल पे लग जाएगा, ठीक है साहब। अगला देखिए फिशिंग। तो इंटरनेट पर धोखाधड़ी को फिशिंग कहते हैं साहब, नाम से भी दिख रहा है, इंटरनेट पर धोखाधड़ी।
फ़ोन करते हैं सब कि आप लॉटरी जीत गए हैं, मैं केबीसी से बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे फ़ोन आता है, कहते हैं कि आपको 8,000 पेमेंट भेजा गया है, फ़ोनपे पे रिसीव कीजिए। तो फ़ोनपे पे आप दबाते हैं तो उसमें लिखा रहता है सेंड करने का, रिसीव करने का क्या लिखा रहता है, सेंड करने का। फिर भी लोग फंस जाते हैं। इंटरनेट पर धोखाधड़ी को ही फिशिंग कहते हैं, ठीक ना। फिशिंग का मतलब ये है मछली फंसाना, ठीक है सर। हैकर तो इंटरनेट पर सूचनाएँ चुराने वाला, इंटरनेट पर सूचनाएं चुराने वाला। अभी हल्ला हुआ था राहुल गांधी जी के मामले में कि एप्पल कंपनी का डेटा हैक किया जा रहा है। तो क्या हुआ साहब, इंटरनेट पर सूचनाएं चुराना क्या कहा जाता है, हैकिंग। और जो चुराने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, हैकर। विशल ब्लोअर, ये भी वर्ड बड़ा कॉमन है, जानते हैं। विशल ब्लोअर वह व्यक्ति होता है जो सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार को उजागर करता है, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार को उजागर करता है, उजागर करता है, ठीक है ना, उसे विशल ब्लोअर कहते हैं। सीटी बजाने वाला, जैसे आपने नाम सुना होगा जूलियन असांजे का, विकीलीक्स के संस्थापक है। किसके संस्थापक हैं, विकीलीक्स इंटरनेट पत्रिका है, क्या नाम है उनका, जूलियन असांजे, जूलियन असांजे नाम है साहब। और ये क्या करते हैं, विशल ब्लोअर है, ठीक है ना। तो विशल ब्लोअर क्या होगा, जब किसी आदमी का भ्रष्टाचार उजागर करेंगे, किसी से पावरफुल आदमी का भ्रष्टाचार उजागर करेंगे तो क्या होता है साहब, आपको खतरा भी रहता है। तो इसीलिए विशल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम कानून लाया गया साहब 2011 में, जो 2014 से क्या है, लागू है। विशल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम कब से लागू है साहब, 2014 से लागू है, ठीक है साहब। अगला है एथिकल हैकर, ऐसा हैकर जो सरकार के लिए काम करता हो, सरकार के लिए काम करता हो। तमाम आप फिल्म मूवीज़ में देखे होंगे, सरकार के लिए काम करता हो, सरकारी न बोल दीजिएगा, मतलब सरकारी लोग इनका इस्तेमाल कराते हैं अपराधियों को पकड़ने के लिए, ठीक है ना, उन्हें एथिकल हैकर कहा जाता है। क्राउड फंडिंग, तो व्यापार करने के लिए इंटरनेट के माध्यम से धन जुटाना, इंटरनेट के माध्यम से धन जुटाना क्या कहा जाता है साहब, क्राउड फंडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्राउड फंडिंग कहा जाता है। कूप, ये वर्ड हमारे देश में तो नहीं, लेकिन तमाम पड़ोसी देशों में और अंतर्राष्ट्रीय जगत पे ये सब आता रहता है। सेना द्वारा तख्ता पलट को कूप कहा जाता है, सेना द्वारा तख्ता पलट किया जाना। अभी नाइजर में आपने देखा होगा, पलट किया जाना, हमारे पड़ोसी देश में म्यांमार में अक्सर होता रहता है। तो सेना तख्ता पलट कर देती है, उसे क्या बोल देते हैं साहब, कूप। और सेना का अगर शासन हो जाएगा तो उसे लॉ, उसे क्या बोलते हैं, मार्शल लॉ। इसका मतलब क्या होता है, सैन्य शासन। किसका शासन, सेना का शासन। मीडिया ट्रायल, कोई मामला आया, किसी सेलिब्रिटी से संबंधित मामला है, बड़े व्यक्ति से संबंधित मामला है, मीडिया स्वतः ही गुण दोष सिद्ध कर देती है, गुण दोष सिद्ध कर देती है, इसे कहते हैं मीडिया ट्रायल। इसे क्या कहते हैं साहब, मीडिया ट्रायल। ये इस पर तमाम बार टिप्पणी कर चुका है सुप्रीम कोर्ट के, इस पर ध्यान रखा जाए कि मीडिया ट्रायल ना किया जाए। जो न्यूज़ में है, जो चीज़ें हैं, केवल वही बताए जाएं, स्वतः ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। मीडिया ट्रायल में क्या होता है कि मीडिया, मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति पे आरोप लगे, आरोप सिद्ध होने से पहले ही उसे आरोपी घोषित कर देती है, ठीक है ना। तमाम इस तरह का कांड होता है, अभी आपने एलवीस यादव वाला कांड देखा होगा, ठीक है साहब। अगला है एग्रीटेक। तो एग्रीटेक क्या है साहब, फिर संधि आ गया, एग्रीकल्चर प्लस टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिला करके ना एग्रीटेक कहा जाता है। एग्रीकल्चर में तकनीकी का प्रयोग, एग्रीकल्चर में तकनीकी का, यानी कृषि में किसका प्रयोग, कृषि में तकनीकी का प्रयोग एग्रीटेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब, एग्रीटेक कहा जाता है। आजकल ड्रोन से खाद डाली जा रही है, बीज डाला जा रहा है, तमाम मतलब साइंटिफिक डिवाइसेस प्रयोग की जा रही हैं कृषि में, इसी को कहा जाएगा एग्रीटेक। तो सेम इसी प्रोसेस में साहब फिनटेक भी है, तो फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, इसे क्या बोल देंगे, फिनटेक बोल देंगे। यानी वित्तीय व्यवस्था में तकनीकी का प्रयोग करना, यानी वित्तीय व्यवस्था में तकनीकी का प्रयोग, वित्तीय व्यवस्था में तकनीकी का प्रयोग, तकनीकी का प्रयोग, ठीक है सर। अब देखिए, जैसे आप
यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, आरटीजीएस का प्रयोग कर रहे हैं। ये सब क्या है साहब, पेटीएम है, फ़ोनपे है, सारी चीज़ें क्या है, फिनटेक का उदाहरण है। ठीक है सर, आगे देखते हैं स्टार्टअप। तो जानते हैं स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम हमारे वहाँ चल रहा है। तो पहले इसकी परिभाषा थी 25 करोड़ रुपया का बिजनेस हुआ हो, इससे ज़्यादा ना हुआ हो, और 5 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं हो। लेकिन अभी बदल गया है, 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का व्यापार न हो, प्लस कंपनी 10 साल से अधिक पुरानी न हो, 10 साल से अधिक पुरानी न हो। तो ध्यान रखना है, 100 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार न हो और 10 साल से अधिक पुरानी कंपनी न हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, स्टार्टअप कहा जाएगा। ठीक है ना। और भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम भी चला रखा हुआ था साहब। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम चलाया 2016 में, 16 जनवरी को। इसीलिए हम लोग जानते हैं 16 जनवरी को स्टार्टअप डे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्टार्टअप डे मनाते हैं। तो स्टार्टअप की परिभाषा देखिएगा कि कंपनी का व्यापार 100 करोड़ से ज़्यादा का न हो और कंपनी 10 साल से ज़्यादा पुरानी न हो। ठीक है ना। तो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम हमारे यहाँ कब चला, 2016 में 16 जनवरी को शुरू हुआ, इसीलिए 16 जनवरी को हम स्टार्टअप डे मनाते हैं। ठीक है सर, आगे देखते हैं। अब सफा कानून, ये भी देखिए न्यूज में आता रहता है। ये सेनाओं का विशेष कानून है, सेनाओं का विशेष कानून है। ठीक है ना। अब सफा क्या है साहब, सेनाओं का विशेष कानून है। अब देखिए क्या है इसका मतलब, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये 1958 में लाया गया। सबसे पहले कहाँ लगा, असोम में। सबसे पहले कहाँ लगा साहब, ये आसान क्षेत्रों में लगाया जाता था, असोम में। और जम्मू कश्मीर में कब से लगा साहब, 1990 में। ये सेनाओं का विशेष कानून है। किसका कानून है साहब, सेनाओं का विशेष कानून है, जो सेना को विशेष अधिकार देता है। क्या देता है, विशेष अधिकार देता है। वो किसकी जांच कर सकते हैं, किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, उससे संबंधित एक कानून है। लेकिन ये लगता कहाँ है, आसान क्षेत्रों में। ठीक है सर। सेमीकंडक्टर अर्धचालकों को कहा जाता है। ये भविष्य का सब कुछ इसी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जितनी आईसी चिपें होती हैं किससे बनती हैं, अर्धचालकों से बनती हैं। तो सर इसमें देखेंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्या हैं, अर्धचालक हैं। देखिए इनका 2 प्रयोग आप देखेंगे सोलर प्लेट में, सोलर प्लेटों में यानी सोलर एनर्जी में, फिर से आईसी चिप बनाने में। ठीक है ना। तो भविष्य सेमीकंडक्टर का ही माना जा रहा है साहब। तो भारत सरकार ने 2023 में सेमीकंडक्टर नीति घोषित की है। क्या घोषित की है साहब, सेमीकंडक्टर नीति घोषित की है। क्या की है, सेमीकंडक्टर नीति घोषित की है। ठीक है साहब। अब देखिए क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी। ठीक है सर। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये भी आभासी है, डिजिटल करेंसी भी आभासी है। ये दोनों के दोनों क्या हैं, आभासी हैं। ये भी आभासी है और डिजिटल करेंसी भी आभासी है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी पर सरकारी नियंत्रण, कोई इसका गार्जियन है या नहीं है, तो नहीं है। और डिजिटल करेंसी पे सरकारी नियंत्रण है, सरकार का नियंत्रण है। जैसे देखिए बिटकॉइन क्या है साहब, क्रिप्टो करेंसी है। और वहीं हमारा ई रूपी या CBDC क्या है साहब, डिजिटल करेंसी है। तो डिजिटल करेंसी पे सरकारी नियंत्रण रहेगा, ये सुरक्षित है। क्रिप्टो करेंसी पे किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है सर। इस पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। फूड फोर्टिफिकेशन, तो देखिए तमाम आप बोर्नविटा जैसी चीज़ें, तमाम कॉर्नफ्लेक्स और तमाम चीज़ें देखते रहते हैं। तो क्या होता है साहब, खाद्य पदार्थों में अलग से पोषक तत्व मिलाना, अलग से पोषक तत्व मिलाना, इसे क्या बोलेंगे साहब, फूड फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। और ऐसे पदार्थ, खाद्य पदार्थों को फोर्टिफाइड फूड भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, फोर्टिफाइड फूड। ठीक है साहब। आजकल मार्केट में खूब हैं,
पीडियाश्योर है, इस तरह से तमाम चीज़ें आती हैं। बाल मजदूर 6 से 14 वाले को बाल मजदूर माना जाता है। क्या माना जाता है? 6 से 14 वाले को। और इसका अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी निषेध है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हल्के काम करा सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी काम आप नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24 किसका निषेध करता है? बाल मजदूरी निषेध करता है। और बाल मजदूरी निषेध के लिए अधिनियम जो था साहब 1986 में लाया गया। बाल मजदूरी निषेध अधिनियम कब लाया गया? 1986 में लाया गया, ठीक है ना। जीनो ट्रांसप्लांट, अगला वर्ड देखते हैं सर। जीनो ट्रांसप्लांट, जानवरों का अंग मनुष्यों में लगाना, जानवरों का अंग मनुष्यों में लगाना। गणेश जी हमारे देख लीजिए सबसे बड़े उदाहरण है, हालांकि वो तो भगवान है, उनकी बात अलग है, लेकिन ये है कि देखिए हाथी का सर लगाया गया है, मनुष्य का शरीर है, यही होता है जीनो ट्रांसप्लांट, ठीक है ना। जैसे डेविड बेनेट नामक व्यक्ति को, डेविड बेनेट नामक व्यक्ति को यूएसए में सूअर का हृदय लगाया गया था साहब। किसका? सूअर का हार्ट लगाया गया था, ठीक है ना। कुछ दिन तक जिंदा भी रहा हो, इसी को कहते हैं जीनो ट्रांसप्लांट, यानी इंसान को जानवरों का अंग लगा देना। जूनोटिक रोग क्या है साहब? जो रोग जानवर से इंसान में फैलता है, इंसान में फैलता है, उसे जूनोटिक रोग कहते हैं। क्या बोलते हैं साहब? उसे जूनोटिक रोग कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जूनोटिक रोग। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने कोविड है, कोरोना जो आया था साहब, एक हरामखोर ने चमगादड़ खाया और पूरी दुनिया तबाह हो गई। इसे क्या कहते हैं साहब? जूनोटिक रोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? जूनोटिक रोग कहा जाता है, ठीक है साहब। संक्रामक रोग, ऐसे रोग जो छुआछूत से फैलते हैं, छुआछूत से फैलने वाले रोग, जैसे आपने देखा होगा टीबी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक ऐसा रोग है, संक्रामक रोग है, ठीक है साहब। अब देखिए आज का लास्ट पॉइंट है सर, यूथेनेशिया। यूथेनेशिया मतलब होता है इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु। सबसे पहले इसे शुरू किया गया था, नीदरलैंड में अनुमति दी गई थी इसकी। भारत में क्या हुआ? अरोड़ा शानबाग केस में, ध्यान रखिएगा, अरोड़ा शानबाग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी। लेकिन कैसी यूथेनेशिया की अनुमति दी गई? कहा गया कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो है वो अलाउड है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु अलाउड है। लेकिन अगर आप खुद से मरना चाहते हैं, यानी सक्रिय इच्छा मृत्यु, तो इस पे क्या है साहब? प्रतिबंध है। इस पे क्या है? प्रतिबंध है। एक्टिव पर प्रतिबंध है, खुद मरना चाहते हो तो प्रतिबंध है, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति लाइफ सपोर्टिंग डिवाइसेस पे ज़िंदा है, कोमा में चला गया, उसके घर के लोग चाहते हैं कि मतलब अब उसको उसकी दवा इसका इलाज न कराया जाए, तो हाई कोर्ट के जज के लेवल का कोई व्यक्ति आके जांच करेगा, उसके बाद से उस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जाएगी। तो भारत में आंशिक रूप से इच्छा मृत्यु को अनुमति दे दी गई है। किस केस के मामले में साहब? अरोड़ा शानबाग के केस के मामले में। तो ये सर एक वीडियो हुआ करंट अफेयर्स का, जिसमें जो बार बार पॉइंट चर्चा में आते हैं, शब्द चर्चा में आते हैं, हम समझ नहीं पाते या समझने की कोशिश नहीं करते, उनको अच्छे तरह से समझाया गया। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं इसी तरह का लेकर के पॉइंट सर, ठीक है, धन्यवाद।